हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण युग की संस्कृति। अध्याय 9। ताम्रपाषाण युग में बसावट। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग शुरू हुआ। इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। तांबा और पत्थर के औजारों के उपयोग पर कई संस्कृतियां आधारित थीं। इस तरह संस्कृति को ताम्र युग कहा जाता है, जिसका अर्थ है ताम्रपाषाण युग। तकनीकी तौर पर ताम्रपाषाण युग हड़प्पा पूर्व के चरण के घोतक हैं। हालांकि भारत के विभिन्न हिस्सों में कांस्य युग यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ। यहाँ हम मुख्य रूप से उन संस्कृतियों पर विचार करेंगे जो हड़प्पा संस्कृति के विकसित होने के बाद या उसके अंत के बाद उभरी। ताम्रपाषाण युग ज़्यादातर पत्थर और तांबे के वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कभी कभी निम्न श्रेणियों के कांसे और लोहे का भी इस्तेमाल करते थे। वे मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के थे, जो पहाड़ी भूमि और नदियों के किनारे व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे। दूसरी ओर हड़प्पा के लोग कांस्य का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने सिंधु घाटी में बाढ़ के फैलाव की वजह से बने समतल मैदान के आधार पर शहरीकरण किया। ताम्रपाषाण युग से संबंधित बसावटें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिण और पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहर और गिलुंद दो स्थलों की खुदाई की गई। वे बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में पश्चिमी मध्य प्रदेश या मालवा में कयथ और एरन की खुदाई हुई। मालवाई बर्तनों में को ताम्रपाषाण युगीन मिट्टी के पात्रों में सबसे समृद्ध माना जाता है। ये केंद्रीय और पश्चिम भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति से पाए गए हैं। मिट्टी के इन बर्तनों और इनके कुछ अन्य सांस्कृतिक तत्व महाराष्ट्र में भी दिखाई देते हैं। हालांकि पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है। अहमदनगर जिले के जोरवे, नेवासा, दायमाबाद व पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, साथ ही प्रकाश एवं नासिक जैसे कई ताम्रपाषाण स्थलों में व्यापक उत्खनन किया गया है। वे सभी जोरवे नामक से संबंधित जोरवे संस्कृति पर आधारित हैं, जो कि अहमदनगर जिले में गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवरा किनारे स्थित थी। जोरवे संस्कृति बहुत कुछ मालवा संस्कृति से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान हैं। जोरवे संस्कृति अनुमानतः किरका सी 1400 वर्ष से ईसा पूर्व 700 तक विदर्भ के हिस्सों और कोंकण के समुद्र तटीय क्षेत्रों को छोड़कर आधुनिक महाराष्ट्र में फैली रही। हालांकि जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। दायमाबाद और इनाम गांव जैसी इसकी कुछ बस्तियां लगभग शहरीकरण के चरण तक पहुंच चुकी थीं। महाराष्ट्र के ये सभी स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे। इनमें ज़्यादातर भूरी काली मिट्टी थी, जिनमें बेर और बबूल के कटीले पेड़ पौधे थे, लेकिन ये नदी मार्ग में पड़ते थे। इसके अलावा हमारे पास नर्मदा पर स्थित नर्मदा टोली और अधिकतर ताम्रपाषाण के तत्व दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थलों में ही मिले। इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में
कई ताम्र पाषाण स्थलों की खोज की गई है। पूर्वी भारत में गंगा तट के चिरांद के अलावा इसमें पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले के पांडु, राजर धीवी और वीरभूमि वीरभूम जिले के महिषदल का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी स्थलों की खुदाई की गई है, जिनमें सेनुआर, सोनपुर और बिहार में ताराडीह है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोराडीह और नरहन है। ताम्रपाषाण युगीन लोग छोटे औजारों का इस्तेमाल करते थे, और ये औजार पत्थर के बने होते थे, जिनमें पत्थर की ब्लेड एवं अन्य धारदार औजार महत्वपूर्ण थे। कई जगहों पर, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, पत्थर की ब्लेडों के उपक्रम विकसित हुए और पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग जारी रहा। जाहिर है कि इलाके पहाड़ी से बहुत दूर नहीं थे। कुछ बस्तियों में ताम्र वस्तुओं का बहुलता स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा अहर और गिलुंद में देखने को मिलता है, जो कमोवेश राजस्थान में बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में स्थित था। अन्य समकालीन ताम्रपाषाण कालीन कृषि संस्कृतियों के विपरीत आहार में लगभग कोई माइक्रोलिथिक उपकरण, पत्थर के छोटे औजारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ या ब्लेड यहाँ लगभग न के बराबर पाए जाते हैं। तांबे चादर से बनी सीधी कुल्हाड़ी, चूड़ी, पत्थर इत्यादि वस्तुएं इससे संबंधित हैं। हालांकि एक कांस्य धातु की चद्दर भी है। तांबा स्थानीय रूप से उपलब्ध था। अहर के लोग प्रारंभ से ही धातुओं को गलाने और धातु संबंधी तकनीकी का प्रयोग करते थे, और अहर का मूल नाम तंबावती या तंबा का स्थान था। अहर संस्कृतियाँ ईसा पूर्व 2100 से 1500 के बीच मानी जाती हैं, और गिलुंद इसका एक क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद के केवल तांबे के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन इसमें पत्थर की ब्लेड का भी उपयोग होता था। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में चिपटी आयताकार तांबे की कुल्हाड़ियों और चंदौली में तांबे की छेनी पाई गई है। ताम्रपाषाण युग के लोग मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिनमें से एक को काला और लाल कहा जाता है। यह ईसा पूर्व 2000 के आसपास व्यापक रूप से विद्यमान था। इससे पहिए मढ़े जाते थे, और कभी-कभी रैखिक सफ़ेद रंग से इसे रंगा भी जाता था। ऐसा न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता था, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों ने टोटीनुमा पानी के बर्तन और स्टैंड वाली थाली और स्टैंड वाले कटोरे का निर्माण किया। ऐसा भी नहीं था कि काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग उसी संस्कृति के थे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान के काले और लाल रंग के बर्तनों को चित्रित किया गया था, लेकिन पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र और अन्य जगहों में ताम्रपाषाण युगीन लोग पशुपालन और कृषि करते थे। उन्होंने गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि पाले और हिरण का शिकार किया। ऊँट के अवशेष तो मिले हैं, पर वे सामान्यतः घोड़े से परिचित नहीं थे। कुछ पशु अवशेष मिले हैं जिनकी पहचान घोड़े, खच्चर, जंगली गधे के रूप में हुई है।
यहाँ के लोग निश्चय ही गाय का मांस और सूअर का मांस खाते थे, लेकिन वे सूअर का मांस कम खाते थे। उल्लेखनीय है कि इन लोगों ने गेहूं और चावल का उत्पादन किया और इन मुख्तलिफ फसलों के अतिरिक्त उन्होंने बाजरे की भी खेती की। उन्होंने मसूर, काला चना, हरा चना, मटर जैसी कई दालों का उत्पादन किया। महाराष्ट्र में नर्मदा किनारे स्थित नवदा में लगभग सभी अनाज पाए गए हैं। शायद ही भारत के किसी अन्य स्थान पर खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज पाए गए हों। नवदा टोली के लोग भी बेर और अलसी का उत्पादन करते थे। दक्कन के कपास उपजाने लायक काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया गया और निचले दक्कन में राई, बाजरा और कई मोटे अनाज का उत्पादन किया गया। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाले कांटे पाए गए। साथ ही जहां हमें चावल भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्र के ताम्रपाषाणयुगीन लोग मछली और चावल खाया करते थे, जो अब भी देश के उस हिस्से में एक लोकप्रिय आहार है। राजस्थान में बनास घाटी में अधिकांश बस्तियां छोटी हैं, लेकिन लगभग 4 हेक्टेयर के क्षेत्र में अहर और गिलुंद फैले हुए हैं। ताम्रपाषाण लोग आमतौर पर पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। उस दौरान विरले ही कहीं पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ, जैसे ईसापुर 1500 के आसपास गिलुंद में हुआ करता था। कभी कभी उनके घर मिट्टी के ईंट से बने होते थे, लेकिन ज़्यादातर फूस और टाट को लीप पोत कर बनाए जाते थे, जो झोपड़ी नुमा लगते थे। हालांकि अहर में लोग पत्थर के घरों में रहते थे। अभी तक 200 जोरवे स्थल की खोज की गई है। इसमें सबसे बड़ा गोदावरी घाटी में दायमाबाद है। यह करीब 20 हेक्टेयर का है, जिसमें लगभग 4000 लोग रहते थे। यह मिट्टी की दीवार से घिरा था, जिस पर पत्थर के ढेर होते थे। दायमाबाद कई कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कुछ हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित हैं। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गड्ढेनुमा मिट्टी के घरों की खोज की गई है। बाद के चरण ईसा पूर्व 1300 से 1000 में 4 आयतकार और एक वृत्ताकार अर्थात 5 कमरों वाले घर पाया गया है। यह बस्तियों के केंद्र में स्थित था। यह संभवतः उस बस्ती के प्रमुख का घर हो सकता है, इसके पास निकटवर्ती भंडार गृह में अन्य लोगों द्वारा प्रदत्त अनाज को भंडारित किया जाता होगा। लगभग 100 से अधिक घरों और कब्रों को मिलाकर इनाम गांव बड़ी ताम्रपाषाण बस्ती थी। यह किले की तरह चारों तरफ से खाई बनाकर घेरा गया था। हम ताम्रपाषाण काल और शिल्प के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वे लोग ताम्र और पत्थर शिल्प के बेहद कुशल कारीगर भी थे और हथियार और तांबे की चूड़ियाँ का भी पता चलता है। उन्होंने कार्नेलियन, स्टीटाइट, सैलखटी और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसी कम मूल्य वाले पत्थर की मोतियों का निर्माण किया। मालवा में बुनाई वाले यंत्र की खोज से स्पष्ट होता है कि उन्हें कताई और बुनाई का भी ज्ञान था। सूती रेशम और सीलम रेशम, कपास के पेड़,
से बने कपास, सूत और रेशमी धागे महाराष्ट्र में मिले हैं, जो कपड़ा निर्मित की कुशलता के द्योतक हैं। इन कारीगरों के अलावा जो विभिन्न स्थलों पर अपनी हस्तकला में निपुण थे, इनाम गांव के कुम्हार, लोहार, हाथी दांत निकालने वाले, चूना निर्मित और टेराकोट जैसे विभिन्न शिल्पों के काम करने वाले कारीगर भी थे। ताम्रपाषाण युग में सामाजिक संरचना अनाज, मिट्टी और बर्तन इत्यादि से क्षेत्रीय अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन हुआ और पश्चिम भारत में जौ और गेहूं की खेती की गई। कालक्रम के अनुसार मालवा और मध्य भारत में कथक, कयथ और एरन जैसे कुछ बस्तियां पहले स्थापित हुईं। पश्चिम महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में बसावट बहुत बाद में हुई। अंतिम संस्कार और धार्मिक संप्रदायों के बारे में विचार करने में हम सक्षम हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने मृतक को अस्थि कलश में अपने घर के नीचे उत्तर दक्षिण की स्थिति में लिटाकर समाधिस्थ करते थे। हड़प्पा के लोग की तरह उन्होंने अलग कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया। परलोक में इस्तेमाल किए के लिए मृतकों के साथ बर्तन और कुछ तांबे की वस्तु कब्र में डाली जाती थी। महिलाओं की टेराकोट मूर्तियां से पता चलता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग माता देवी की पूजा करते थे और पूजा के लिए मिट्टी की कुछ बगैर पकी हुई नग्न मूर्तियां का भी उपयोग किया जाता था। पश्चिम एशिया में पाई गई मूर्तियां के समान ही माता देवी का एक चित्र इनाम गांव में भी पाया गया है। मालवा और राजस्थान में विशिष्ट ढंग के टेराकोट सांडों की मूर्तियां दर्शाती हैं कि सार्ण एक धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बसावट के प्रकार और अंत्येष्टि के प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि ताम्रपाषाण समाज में सामाजिक असमानताओं की शुरुआत हो चुकी थी। महाराष्ट्र के कई जोरवे बस्तियों में यह पदानुक्रम स्पष्ट दिखाई देता था। उनमें से कुछ 20 हेक्टेयर के बराबर हैं, लेकिन अन्य केवल 5 हेक्टेयर या इससे भी कम हैं। यह द्वितीय बस्तियों को दर्शाता है। बस्तियों के आकार में अंतर से यह पता चलता है कि बड़ी बस्तियां छोटी बस्तियों पर शासन करती थीं। हालांकि बड़ी और छोटी दोनों बस्तियों में समाज प्रमुख और उनके रिश्तेदार जो आयताकार घरों में रहते थे, वे गोलकार झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर वर्चस्व बनाए रखते थे। इनाम गांव में कारीगर पश्चिम किनारे पर रहते थे। यहाँ वे समाज प्रमुख केंद्र में रहते थे। इससे वहाँ के रहवासियों के बीच सामाजिक दूरी का पता चलता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में चंदौली और नेवासा के कब्रों गांवों में कुछ बच्चों को उनके गले में तांबा आधारित हार के साथ दफन किया गया था, जबकि अन्य में केवल बर्तन ही मिला था। इनाम गांव में एक वयस्क को मिट्टी के बर्तनों में और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया था। कयथ में एक घर में तांबे की 29 चूड़ियाँ और 2 विशिष्ट कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। उसी स्थान पर बर्तन और सैलखट्टी और कार्नेलियन मोती जैसे थोड़ा कीमती पत्थरों के हार पाए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास ऐसी वस्तुएं थीं वे समृद्ध थे। कलानुक्रम के आधार पर राजस्थान के खेतरी ताम्र क्षेत्र के सीकर झुंझुनू इलाके की समृद्ध ताम्र खदान के करीब स्थित गणेश्वर स्थल को विशेष रूप से देखा जा सकता है।
इस क्षेत्र में खुदाई से प्राप्त तांबे की वस्तुओं में तीर, भाले, बंसी, मछली फंसाने की हुक, औजारों की अंगूठी, औजारों की मुट्ठें, चूड़ियाँ, छेनियाँ आदि शामिल हैं। उनमें से कुछ आकार सिंधु घाटी की साइटों पर पाई जाने वाली वस्तुओं के समान हैं। इससे मिलती जुलती टेराकोट की एक टिकिया भी पाई गई थी। कई भाले नुमा औजार भी थे जो ताम्रयुगीन संस्कृति की विशेषताएं हैं। हम ओसीपी गेरुए रंग के बर्तन भी मिलते हैं जो कि लाल रंग से मिलते जुलते हैं और ज़्यादातर फूलदान के रूप में काले रंग से चित्रित हैं। गणेश्वर के संकलन को ईसा पूर्व 2800 से 2200 से जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर ये परिपक्व हड़प्पा संस्कृति को दर्शाते हैं। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था और वे इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेते थे। गणेश्वर के लोग आंशिक रूप से कृषि किंतु मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प ताम्र वस्तुएं और निर्माण था, परंतु वे नगरीकरण करने में असमर्थ थे। गणेश्वर समूह में न तो पूरी तरह शहरी वातावरण था, न ही विधिवत ओसीपी तांबा संग्रह की संस्कृति थी। गणेश्वर संस्कृति का अधिकांश भाग भालेनुमा औजारों एवं पत्थर के अन्य औजारों के साथ हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाण संस्कृति का माना जा सकता है, जिसने परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। कालानुक्रमिक रूप में देखें तो भारत में कई ताम्र पाषाण बस्तियों की श्रृंखलाएं हैं। कुछ हड़प्पा पूर्व की हैं, बाकी हड़प्पा संस्कृति की समकालीन हैं। फिर भी कुछ उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद की भी हैं। हड़प्पा क्षेत्र के कुछ स्थलों पर हड़प्पा पूर्व चट्टानी परतों को व्यवस्थित परिपक्व शहरी सिंधु सभ्यता से अलग बताने के कारण उन्हें प्रारंभिक हड़प्पन कहा जाता है। इस प्रकार राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा के बनावली में हड़प्पा पूर्व चरण स्पष्ट रूप से ताम्र पाषाण कालीन है। पाकिस्तान के सिंध में कोट दीजी के साथ भी ऐसा ही है। उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में हड़प्पा पूर्व और उत्तर हड़प्पा की ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ तथा हड़प्पा के साथ उसके सह संबंध पाए जाते हैं। अनुमानतः किरकासी 2000 वर्ष से ईसा पूर्व 1800 तक के कयथ संस्कृति का इसका उदाहरण है, जो कि हड़प्पा संस्कृति के अंत तक बनी रही थी। मिट्टी के बर्तनों में कुछ हड़प्पा पूर्व तत्व मौजूद हैं, परंतु इनमें हड़प्पा का भी प्रभाव है। इन क्षेत्रों की कई उत्तर हड़प्पा या ताम्र पाषाण संस्कृतियों हड़प्पा संस्कृति के उत्तर शहरीकरण काल के प्रभावित हैं। कई अन्य ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ भी हैं जो सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, हालांकि वे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की तुलना में आपातकालीन हैं। नवदा टोली, एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति ईसा पूर्व 1700 से 1200 को गैर हड़प्पन संस्कृति माना जाता है। जोरवे संस्कृति ईसा पूर्व 1400 से 700 के साथ भी ऐसा ही है, जिसमें विदर्भ और कोंकण के कुछ हिस्सों में अलावा पूरा महाराष्ट्र शामिल है। भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति में बिल्कुल स्वतंत्र थीं।
दक्षिण भारत में वे निश्चित रूप से नवपाषाण बस्तियों के क्रमिक विकास में पाई जाती थीं। विंध्य क्षेत्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति में संबंधित नहीं हैं। जाहिर है कि विभिन्न प्रकार की हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान और अन्य जगहों में कृषक के समुदाय के प्रसार को बढ़ावा दिया है और हड़प्पा की शहरी सभ्यता के विकास के लिए उपयुक्त स्थितियों का निर्माण किया। सिंध में अमरी और कोट दीजी, राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ तक कि गणेश्वर का भी उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ ताम्रपाषाण कृषक समुदाय सिंध की बाढ़ से बने मैदानों की तरफ चले गए। उन्होंने कांस्य की कारीगरी सीखी और शहरों की स्थापना करने में सफल रहे। कुछ काम मध्य गंगा घाटी के ताम्रपाषाण स्थलों पर किया गया है, जहां 138 स्थल पाए गए हैं। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या बड़ी नहीं है, जबकि हमें दक्षिण भारत में 854 नवपाषाण स्थल मिले हैं। सभी 138 स्थलों में उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी तक 14 स्थलों की ही खुदाई हुई है और यहाँ तांबे का इस्तेमाल नगण्य ही मिला है। भले ही यह लोग बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर थे, ताम्रपाषाण बस्तियां पहाड़ी से सटे नदी तट और ऊपरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे। पूरी तरह से समतल मैदानी क्षेत्र में बड़े आकार की बस्तियां लौह युग के पहले की नहीं हैं। मध्य गंगा क्षेत्र के ताम्रपाषाण स्थल और पश्चिम बंगाल के स्थल ईसा पूर्व 1500 से 700 या फिर इसके बाद के हैं। पांडु गजर, धीबी और महिषपद्दल पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य और निम्न गंगा क्षेत्र के इन सभी स्थलों ने अधिकतर पत्थर के औजार और कम तांबे के औजार के इस्तेमाल किए थे। बाद में तांबा विरले ही प्रयोग में था। हालांकि मछली फंसाने के कुछ हुक भी पाए गए हैं। मध्य और पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृतियां ईसा पूर्व 1200 से या उसके बाद गायब हो गईं। केवल जोरवे संस्कृति ईसा पूर्व 700 तक जारी रही। भारत के कई हिस्सों में ताम्रपाषाण कालीन काले और लाल बर्तन ईसा पूर्व दूसरी सदी के ऐतिहासिक काल तक थे। हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियां के अंत में और मध्य एवं पश्चिम भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक संस्कृतियों के उदय के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों के बड़ा अंतर था। ईसा पूर्व 1200 के आसपास बारिश के स्तर में गिरावट के कारण पश्चिम भारत और पश्चिम मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण बस्तियों का क्षरण हुआ, लेकिन पश्चिम भारत बंगाल और मध्य गंगा क्षेत्रों में वे लंबे समय तक जारी रहीं। संभवतः पश्चिम भारत में ताम्रपाषाणकालीन लोग सूखे मौसम में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में खंती जुताई और खुदाई का औजार के सहारे लंबे समय तक निर्वाह करने में असमर्थ थे, क्योंकि सूखे मौसम में जमीन को जोतना मुश्किल होता था। जबकि लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में, खास तौर की पूर्वी भारत में लौह युग के अंत आते ही उसी समय ताम्रपाषाण संस्कृति के जीवन स्वरूप को अपना लिया था, जिसने धीरे धीरे लोगों को पूरी तरह से खेतिहर समाज में बदल दिया। मध्य गंगा के समतल मैदानी के ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में भी यही बात लागू होती है। इसी तरह दक्षिण भारत में कई जगह लोहे के इस्तेमाल के ताम्रपाषाण संस्कृति, मेगालिथिक संस्कृति,
छोटे औजारों पर उपकरण वाली संस्कृति में तब्दील हो गए। ताम्रपाषाण युग का महत्व। जलोढ़ समतल मैदानी इलाकों में घने जंगलों के क्षेत्रों को छोड़कर ताम्रपाषाण संस्कृतियों के निशाने लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। मध्य गंगा क्षेत्र के जलोढ़ समतल मैदानी में कई ताम्रपाषाण स्थल पाए गए हैं, विशेषकर झील और या नदियाँ के प्रयाग के आसपास। इस चरण में ज़्यादातर लोगों ने ऐसी नदियों के किनारे ग्रामीण बस्तियों की स्थापना की जो पहाड़ी के निकट थी। जैसे कि पहले कहा गया, उन्होंने तांबे की औजार के साथ साथ माइक्रोलिथ और पत्थर के अन्य औजारों का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि उनमें से अधिकतर लोग तांबा गलाने की कला जानते थे। लगभग सभी पाषाण युगीन समुदाय के चाक पर तैयार काले और लाल बर्तन का इस्तेमाल किया। आपने पूर्व कांस्य चरण की विकास को देखते हुए हम पाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले चित्रित बर्तनों का इस्तेमाल किया। उनके बर्तन खाना पकाने, खाने पीने और भंडारण के लिए होते थे। उन्होंने लोटा और थाली दोनों का इस्तेमाल किया। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में सहजता में ताम्रपाषाण काल में प्रवेश कर गया और इसलिए इन संस्कृतियों को नवपाषाण ताम्रपाषाण कहा जाता है। अन्य भागों में, विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान के ताम्रपाषाण युगीन लोगों को उपनिवेशवादी माना जाता है। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भारत में थीं, जैसे कयथ और एरन में। पश्चिमी महाराष्ट्र में ये के बाद में स्थापित हुई और बिहार और पश्चिम बंगाल में तो बहुत बाद में। ताम्रपाषाण युगीन समुदाय ने प्रायद्वीपीय भारत के पहले बड़े गांवों की स्थापना की और नवपाषाण युगीन समुदाय के बहुत अधिक अनाज उपजाए। विशेष रूप से उन्होंने पश्चिम भारत में जौ, गेहूं, दाल तथा दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल की खेती की। उनके अनाज युक्त भोजन की मांसाहारी भोजन भी शामिल होता था। पश्चिम भारत में अधिक मांसाहार किया गया, लेकिन मछली और चावल पूर्वी भारत के आहार में महत्वपूर्ण तत्व बना। पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में अधिक संरचनाओं के अवशेष पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के कयथ और एरन और पश्चिम महाराष्ट्र के इनाम गांव में बस्तियां चारों तरफ से घिरी हुई थीं। दूसरी ओर पूर्वी भारत में चिरांद और पांडु राजर धीबी में ढांचों के अवशेषों निम्न स्तर के थे, जो गड्ढे, खंभों और गोल घरों का संकेत देते हैं। दफनाने की प्रथा भिन्न है। महाराष्ट्र मृत शरीर उत्तर दक्षिण की स्थिति में लिटाया जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में इसे पूर्व पश्चिम की दिशा में करके रखा जाता था। पश्चिम भारत में व्यवस्थित कब्रगाह थी, लेकिन पूर्वी भारत में यह अव्यवस्थित और संकुचित कब्रगाह के रूप में दिखाई पड़ती है। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सीमाएं। ताम्रपाषाण कालीन लोग मवेशी, भेड़, बकरियां पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे। संभवतः पालतू जानवरों का उपयोग खाने के लिए होता था और दूध एवं गव्य उत्पादों के लिए उनका इस्तेमाल नहीं होता था। कबीलाई लोग जैसे कि बस्तर के गोंड मानते हैं कि दूध केवल पशुओं के बीच बच्चों के लिए है, इसलिए वे उनका दूध नहीं दूहते थे। फलतः ताम्रपाषाण युग के लोग जानवरों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा काले कपास उपजाने वाले भूमि क्षेत्र में रहने वाले मध्य और
पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण युगीन लोगों व्यापक पैमाने पर कोई खेती नहीं करते थे। ताम्रपाषाण स्थल पर न तो कुदाल पाया गया है और न ही हल का कोई उपकरण। खुदाई के लिए या जोतने के लिए जिस खंती या हल का प्रयोग होता था, उसका वजन बढ़ाने के लिए सुराखदार पत्थर की चक्की बांधी होती थी। इसका इस्तेमाल खोदने, काटने या झूम खेती में किया जाता था। ऐसी खुदाई वाली खंती की सहायता से खंगर मिट्टी या कड़ी मिट्टी में बुआई संभव थी। काली मिट्टी पर गहन और व्यापक खेती के लिए लोह के औजारों के उपयोग की आवश्यकता थी, जो कि ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति में शायद ही कभी हुआ। पूर्वी भारत की लाल मिट्टी के क्षेत्रों में रहने वाले ताम्रपाषाण युगीन लोगों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। पश्चिम महाराष्ट्र में बड़ी संख्या के बच्चों के लिए दफन होने से ताम्रपाषाण युगीन में संस्कृतियों की कमजोरी स्पष्ट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था होने के बावजूद शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। यह कुपोषण, चिकित्सा ज्ञान की कमी या महामारी के प्रकोप के कारण हो सकता है। किसी भी हाल में ताम्रपाषाण समाज और आर्थिक पैटर्न के लोगों के दीर्घायु को बढ़ावा नहीं दे सका। ताम्रपाषाण संस्कृति की अनिवार्यता एक ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। इस दौरान तांबे की आपूर्ति सीमित थी। यद्यपि हमें पूर्वी भारत में तांबे के खदान मिलते हैं, बिहार और पड़ोसी राज्यों के ताम्रपाषाण स्थलों में कुछ तांबे के औजार पाए गए हैं। कुछ ताम्रपाषाण लोग मुख्य रूप से माइक्रोलिथिक या छोटे पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे। वैसे तांबे के बने उपकरण पर मजबूत होते थे। लोग तांबे के साथ टीन की मिश्रण की कला से अनभिज्ञ थे और इस प्रकार कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु नहीं बना पाते थे। कांस्य के औजारों ने क्रेट, मिस्र और मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी से प्राचीन सभ्यताओं के उदय को सुनिश्चित किया। ताम्रपाषाण युगीन लोग लिख नहीं सकते थे, न ही कांस्य युग के लोग की तरह वे शहरी व्यवस्था में रहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु क्षेत्र में पहली बार सभ्यता के वे सभी तत्व देखने को मिले। यद्यपि भारत के एक प्रमुख हिस्से में मौजूद अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में नहीं थीं, लेकिन उन्होंने सिंधु लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं लिया था। तांबे के ढेर और गेरू रंग के बर्तन का चरण। पूरब में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम गुजरात और हरियाणा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर में उत्तर प्रदेश के विशाल इलाके में छल्ले, आदिम कुल्हाड़ियाँ, कटार, तलवार, बर्छी, भाला, मानव मूर्ति मिलाकर 80 तांबे के ढेर पाए गए हैं। सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में है, जिसमें 424 तांबे के औजार और हथियार और चांदी के 102 पतली चादर पाई गई है। हालांकि तांबे का बहुत बड़ा ढेर गंगा यमुना दोआब में जमा है। अन्य क्षेत्रों में तांबे की बर्छी, लंबी तलवारें और मानव मूर्तियां पाई गई हैं। इन कलाकृतियों ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की। उनका मतलब न केवल मछली पकड़ने, शिकार करने और लड़ने से था, बल्कि कृत्रिम और कृषि उपयोग के लिए भी था।
इससे ताम्रकार के उच्च तकनीकी कौशल और ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। आदिम घुमंतु कारीगरों की हस्तकला ऐसी नहीं हो सकती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर खुदाई में इन वस्तुओं में से कुछ गहरे रंग के बर्तन और मृदा संरचना खोजी गई है। इस जगह पत्थर के उपकरण के साथ साथ पक्की ईंट के बिखरे हुए टुकड़े भी पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि जिन लोगों ने तांबे के कुछ अन्य औजार की साधनों का इस्तेमाल किया, उन्होंने स्थायी जीवन को बसाया। वे उन प्राचीन ताम्र प्रसारण कृषकों और कारीगरों में शामिल थे जो दोआब के एक महत्वपूर्ण हिस्से में व्यवस्थित रूप में बसे थे। दोआब के ऊपरी हिस्से में गेरुए रंग के कई बर्तन पाए गए हैं, लेकिन झारखंड और इलाके के अन्य पठारी क्षेत्रों में बिखरे तांबे के ढेर और राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्रों में तांबे के कई सबूतों की खोज की गई है। इस अवधि में गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति को 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच वैज्ञानिक तिथि श्रृंखला से 8 भागों में रखा जा सकता है। जब इस संस्कृति की बस्तियां गायब हो गईं, तो ईसा पूर्व 1000 के आसपास तक दोआब में ज़्यादा बस्तियां नहीं थीं। हमें लोगों द्वारा काले और लाल रंग के बर्तनों के उपयोग में कुछ बस्तियों का पता चलता है, लेकिन उनके आवासीय जमाव इतने कम हैं और प्राचीन वस्तुओं की गुणवत्ता इतनी खराब है कि हम उनके सांस्कृतिक उपकरणों पर अलग से विचार नहीं बना सकते। हर हाल में दोआब के ऊपरी भाग में गेरू रंग के बर्तन बनाने वाले लोगों के आने से बस्ती की शुरुआत हुई होगी। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जोधपुर में 1.1 मीटर के सबसे बड़े गेरू रंग के बर्तनों की संग्रह का साक्ष्य मिलता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये बस्तियां कहीं भी 1 शताब्दी से अधिक नहीं रह पाईं। वे न तो बड़ी थीं और न ही व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थीं। ये बस्तियां क्यों कैसे समाप्त हुई यह स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के आने से किसी व्यापक क्षेत्र में जल जमाव के कारण मानव बस्तियां रहने लायक नहीं रह गईं। कुछ विद्वानों के अनुसार गेरू रंग के बर्तन नर्म व कमज़ोर होते थे और एक लंबे समय तक पानी में वे नहीं टिक सकते। ओसीपी लोग हड़प्पा के कनिष्ठ समकालीन हो सकते थे और उनके क्षेत्र को हड़प्पा से दूर नहीं किया गया था। इसलिए हम ओसीपी लोगों और कांसे का उपयोग करने वाले हड़प्पा के लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान की उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब कालक्रम पे प्रकाश डालते हैं। ईसा पूर्व 2800 से 2200 गणेश्वर के संगठित होने का समय राजस्थान में। 2100 से 1500 ईसा पूर्व अहर ताम्र प्रसारण संस्कृति बनास घाटी राजस्थान में। 2000 से आगे काले और लाल बर्तन का व्यापक उपयोग। 2000 से 1800 ईसा पूर्व कयथ ताम्र प्रसारण काल संस्कृति मध्य प्रदेश में। 2000 से 1500 ईसा पूर्व गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति। 1700 से 1200 ईसा पूर्व नवदा टोली एरन और नगदा मध्य प्रदेश में मलवा संस्कृति। 1500 ईसा पूर्व गिलुंद में ताम्र प्रसारण युगीन पक्की ईंटें राजस्थान में। 1400 से 700 ईसा पूर्व जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। 1200 ईसा पूर्व
मध्य और पूर्वी भारत में कई ताम्रपाषाण स्थल। 1200 से आगे पश्चिम भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों का अवसान। दूसरी शताब्दी तक ताम्रपाषाण युगीन काले और लाल सामग्रियों की निरंतरता। और इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।